ऑलराइट, सो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्वाइन हैं वो क्वेश्चंस पहले आंसर कर दीजिए. यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स. क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सेकंड पैसेज है, जो मैंने आपको पीडीएफ भेज, जो वर्ड फाइल भेजी थी उसका ये सेकंड पैसेज है, जो कि मैंने कहा था आप रीड करके आएंगे. मैं समझाऊंगी लेकिन अपने से आपने समझकर जो यहाँ पर पैसेज लिखा है उसका यहाँ पर मुझे चाहिए आंसर्स. आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो ये देखना है मुझे. So question number 1 is, what is the following components make which of the following components make polyethylene? Polyethylene बनाने के लिए आपको यहाँ पर कौन सा ऐसा component है जो चाहिए होता है? You have 4 options here. You can write it in the chat box or you can just raise your hand to answer the question. Yes, I am getting the answer. तो आप नहीं, कोई बात नहीं, जितना जैसे भी आप आंसर करना चाहते हैं यू कैन आंसर दैट. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर सही आंसर करना है. जो भी आपको समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है वैसे आप आंसर करें. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग बच्चे. क्या हो रहा है मैम? पैसेज आपको दिया था मैंने, ग्रुप में सेंड किया था पैसेज. उसके क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पर मुझे बताइए कि आपने लिखा है या नहीं लिखा है. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अभी कर रहे हैं सब कोई. इफ यू हैव द आंसर यू कैन गो अहेड एंड आंसर दैट. All right, so most of the people are saying C and B. तो हम इन दोनों को मार्क कर देते हैं, C और B को. Yes. Question number 2. According to the passage, what are the reasons for degradation of ozone layer? Ozone layer के degrade होने में किसका हाथ है? मैम ए, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. Yes. ए मैम, ए. मैम Okay. यस मैम ए. Yes, I can see all the answers. Yes. Mohit, have you answered already? ए मैम, 2A. Yes, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर के साथ लिखिए. ऑलराइट, सो यहाँ पर मेरे पास आंसर बहुत ज्यादा ए ऑप्शन नहीं आ रहा है. सो आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड मार्क दिस आंसर हियर, ऑप्शन ए. Yes. Question number 3. What are the dangers posed to humans for being a part of ocean food web?
अगर आप चाहें तो आपके पास जो पैसेज है वो आप वापस से रीड भी कर सकते हैं, वहां जाके खोजिए इसका आंसर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। आप वहाँ पैसेज जाके फिर से ढूंढ सकते हैं पैसेज में क्या चीजें लिखी थी, क्योंकि पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फाइंड आउट करना है कि क्या डेंजर्स हैं जो ह्यूमंस के ऊपर आती हैं अगर हम ओशियन फूड वेब में इंक्लूड होते हैं तो। यस प्रशांत। Yes, ma'am. C, ma'am. सी। ओके। Yes, ma'am. यस विपिन। यस मैम, सी नंबर मैम। सी। ओके। All right, so I'm getting two options here, option C and option B. So let me just mark it down here. ऑप्शन बी और सी दोनों को ही हम मार्क कर लेते हैं, ताकि जब हम ऐसे पैसेज को समझेंगे तो उसमें पता चलेगा कौन सा यहाँ पर सही है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू पाथवेज एंड फेंसेस लुक अगली? पाथवेज और फेंसेस अगली क्यों लगते हैं? अगली मतलब खराब या भद्दा लगना। यस विपिन। मैम आंसर नंबर बी मैम, प्लास्टिक बैग्स आर कैरिड अवे बाय विंड एंड वाटर टू सच प्लेसेस। Okay, Prashant, do you have the same answer for me? Yes, ma'am. Okay. B, C, U, T. Okay, I'm getting mixed answer here. A lot of people are answering all the options I have gotten. कोई A बोल रहा है, कोई C बोल रहा है, कोई D बोल रहा है, कोई B बोल रहा है। सारे options तो लिख ही दिए हैं यहाँ पर. So I'm not going to mark anything here. आप लोग को जो सही लगता है वो आप आंसर कर लीजिए. And if you have answered question number 4, then you can go ahead and answer question number 5 also. Question number 5 is which suffix is used in the word practically? Practically जो word है उसमें suffix क्या है? Suffix का मतलब होता है जो word actual meaning होता है, जैसे run हो गया. Run का एक meaning है, run मतलब एक verb है जिसका मतलब होता है भागना. तो अगर मैं runs लगा दूं जो कि हम singular subject के लिए लगाते हैं, तो वहां पर s जो हो गया वो suffix हो गया. ठीक है, तो प्रैक्टिकली में क्या सफिक्स लगा हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है. यस साकिब. मैम CLY. ओके, प्रशांत सेम आंसर. Yes, ma'am. ओके, चलिए ठीक है, यहाँ पर 2 आंसर आ गए मेरे पास एंड 3 आंसर मुझे यहाँ चैट बॉक्स में दिख रहे हैं. और कोई 4 5, चलिए 5 आंसर तो यहाँ पर हो गया. चलिए ठीक है, तो आप लोग सब लोग सी बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम सी मार्क करके रख लेते हैं. ठीक है, और किसी को अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर आंसर करना है तो यू कैन गो अहेड एंड आंसर दैट क्वेश्चन व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग द पैसेज. ठीक है, अब हम यहाँ पर पैसेज समझते हैं कि पैसेज में क्या क्या चीजें लिखी थी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप पैसेज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यस बच्चे.
मैम वो क्वेश्चन में समझा नहीं मैम, समझा नहीं। सफिक्स वाला क्वेश्चन। यस मैम, जो ऑप्शन दिया LY वो हमने ऑप्शन भी नहीं समझ रहे हैं। अच्छा मैं समझा दूंगी क्वेश्चन आपको, मैं पैसेज पढ़ा दूंगी फिर उसके बाद समझा दूंगी, ठीक है, सारे क्वेश्चन समझ लेंगे। तो यहाँ पर जो आपका पैसेज है, तो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा तो हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ब्रीफली यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, प्लास्टिक बैग जो है या प्लास्टिक से बनी कोई भी चीज हम एवरीडे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। हमारा फोन का कवर हो गया, चाहे हमारे गाड़ी का कवर हो गया, चाहे बॉटल्स हो गए, चाहे हमारा घर में कोई डिब्बा रखा है, ठीक है, शैम्पू का बॉटल हो गया, या फिर कोई पैकेज है, ठीक है, बिस्किट का पैकेट हो गया या नमकीन का पैकेट हो गया, या फिर मैगी का पैकेट हो गया, नूडल्स का पैकेट हो गया, ये सारी चीजें आपकी प्लास्टिक ही है। तो यानी कि प्लास्टिक की जो चीजें हैं वो एवरीडे लाइफ में हम कहीं ना कहीं हमेशा यूज करते ही रहते हैं, ठीक है। इसका ब्रीफ एग्जांपल यहाँ पर दो जगह दिया गया है कि जब आप सब्जियां लेने जाते हैं तो वहां पर आप प्लास्टिक बैग यूज करते हैं। ग्लव्स जो हैं हमारे वो प्लास्टिक वाले ग्लव्स भी आते हैं, ठीक है, जिनको हम अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमारे हाथ गंदे हो सकते हैं या गंदगी साफ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम प्लास्टिक के ग्लव्स यूज करते हैं, ठीक है। अगर प्लांट्स के ऊपर हम प्लास्टिक बैग लगा दे तो फ्रॉस्टिंग से बच जाते हैं। फ्रॉस्टिंग यानी कि जम जाना, ठीक है। तो इतनी ठंड अगर हो रही है कि वो जम जाएंगे, और क्योंकि अगर वो जम जाएंगे तो वो डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो डेड ना हो, जमे ना, इस वजह से हम वहां पर प्लास्टिक की कवरिंग लगा देते हैं उसके ऊपर, ताकि उसका जो वार्मथ है, उसका जो टेम्परेचर है वो वैसा का वैसा ही रहे, बहुत ज्यादा नीचे ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर बताई गई है कि प्लास्टिक का पॉपुलर होने का और एक रीजन ये है कि बहुत ही ज्यादा चीप है, ठीक है। अगर प्लास्टिक के बैग्स आप देखें तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप सब्जी लेने जाते हैं तो ठेले पर अगर आप सब्जी लेते हैं तो सब्जी के जो भी प्राइस है उतना ही पैसा देते हैं, लेकिन वो आपको थैली देता है, प्लास्टिक वाली पन्नी देता है जिसमें आपको वहां पर सब्जियां देता है उसमें डालकर, उसके वो पैसे नहीं लेता है आपसे। लेकिन अगर आप किसी मॉल में जा रहे हैं सामान लेने के लिए तो वहां पर आपको पेपर का बैग मिलेगा या फिर जूट का बैग मिलेगा, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप पेपर बैग ले रहे हैं तो 5 रुपए 10 रुपए देने पड़ते हैं, जूट बैग ले रहे हैं तो 15 रुपए 20 रुपए, कई बार 25 रुपए भी आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि जूट बहुत ही महंगा आता है। तो ये सारे जो इको फ्रेंडली चीजें हैं, इको फ्रेंडली यानी कि जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करती हैं, वो सारे बैग्स महंगे आते हैं कंपेरेटिव टू द प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स जो बहुत जगह आपको फ्री में मिल जाता है, जितने भी पैकेजिंग है उस पे आपका पैकेजिंग का प्लास्टिक का जो चार्जेस है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, ना के बराबर। बहुत सारी जगह पर आपको नहीं भी देना पड़ता है उस चार्जिंग के पैसे। लेकिन अगर आप कोई बॉक्स में लेके आ रहे हैं, कोई पैकेजिंग आपका बॉक्स में हो रहा है, तो वो बॉक्स के भी कई बार पैसे लिए जाते हैं, बिकॉज इट इज इको फ्रेंडली विच डज नॉट कम चीप, ठीक है। वो सारी चीजें सस्ते में नहीं आती हैं, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो क्योंकि आप 10 रुपए भी 25 रुपए भी दे रहे हैं तो आपको महंगा लगता है, जो कि इसके कंपैरेटिव जो प्लास्टिक बैग्स हैं जो कि बिल्कुल भी आपको पैसे नहीं देने पड़ते या बहुत ही कम पैसे देने पड़ते हैं। तो इस वजह से प्लास्टिक बैग्स जो हैं बहुत ही पॉपुलर हैं। इसके अलावा प्लास्टिक बैग वाटर प्रूफ भी होते हैं, जो कि रेनी सीजन में बहुत ज्यादा काम आता है। लेकिन हम प्लास्टिक बैग के कितने भी फायदे गिनवा ले, ठीक है, यहाँ पर एक्वायर जो लिखा हुआ है, एक्वायर मतलब होता है गिनवाना, अगर हम कितने भी एडवांटेज गिनवा रहे हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि प्लास्टिक जो है वो हमारे लाइफ में, हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। यस, इट इज वेरी मच हार्मफुल इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारे जो हमारा फ्यूचर है, हमारा जो एनवायरनमेंट का फ्यूचर है, ये सभी कुछ खतरे में है अगर हम प्लास्टिक जो है रेगुलर एवरीडे लाइफ में यूज कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन जो है प्लास्टिक का हमारे एनवायरनमेंट के लिए खराब होना या हार्मफुल होना, वो इसलिए क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होता है, ये डिके नहीं करता है। डिगे करना या फिर डिग्रेड करना या फिर डिसइंटीग्रेट होना, इसका मतलब ये होता है कि आप जिस केमिकल कॉम्पोजिशन से वो चीज बनी है, जैसे इंसान है, इंसान भी, हम लोग भी केमिकल कॉम्पोजिशन से ही बने हैं,
और हम लोग जब मर जाते हैं तो वो सारे जो केमिकल कॉम्पोजिशन होते हैं, जो कंपाउंड होता है, वो टूट जाता है और टूट के हमारा जो अर्थ है उसमें मिक्स हो जाता है। लेकिन जो केमिकल कंपाउंड प्लास्टिक बनाते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते, यानी कि वो टूटते नहीं है। आप प्लास्टिक को फाड़ दोगे, जला दोगे, लेकिन वो जो पॉइजनस चीज होती है या जो केमिकल होता है वो डिसइंटीग्रेट नहीं करता है, वो टूटता, उसका केमिकल बॉन्ड नहीं टूटता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, ये डीके नहीं होता है। एक छोटा सा अगर आप कैप ले, छोटे से जितना छोटा बॉटल आप खोज सकते हैं उतना छोटा बॉटल खोजिए, और उसका अगर आप कैप सुनेंगे कि कितना यहाँ पर उसको डीके करने में टाइम लगता है, तो वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर ले लेता है डीके करने में। वो छोटा सा जो एक कैप है उसको हजारों साल लग जाते हैं डीके होने में या फिर डिसइंटीग्रेट होने में, उसके केमिकल कंपाउंड के बॉन्ड को टूटने में। ठीक है, तो अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो 1965 में जो स्वीडिश कंपनी थी जिसका नाम था सेलोप्लास्ट, उसने जो प्लास्टिक बनाना शुरू किया था सबसे पहले 1965 में, वो सारे के सारे प्लास्टिक जो भी हैं उसने बनाना, जिसका भी बैग बनाए थे या जो भी कंटेनर्स बनाए थे, वो सभी वर्चुअली अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। वर्चुअली का मतलब कि अगर कोई प्लास्टिक बैग उसने बनाया था 1965 में, तो वो भले पूरा टुकड़े टुकड़े हो गया होगा, एकदम पतला हो गया होगा, थिन हो गया होगा, लेकिन उसका केमिकल बॉन्ड अभी भी वैसे का वैसा ही है, वो बॉन्ड नहीं टूटा है अभी तक। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, किस तरीके से जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक बैग बनता है, बहुत सारे पॉलीमर्स जो होते हैं या कंपाउंड जो होते हैं जिससे प्लास्टिक बनता है, जो कि दो एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर, पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीइथीन। ये सारी चीजें कहाँ से डिराइव होती हैं? ये सारी चीजें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से डिराइव होती हैं। यानी कि जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल वही पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि उनको निकाला जाता है जहां से वो एग्जिस्ट करती हैं, वहां से फिर उनको प्रोसेस किया जाता है, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन डाला जाता है उसमें, जिसकी वजह से प्लास्टिक बनता है। और वो केमिकल रिएक्शन में ग्रीन हाउस गैसेस इरप्ट होती हैं या निकलती हैं, बाय प्रोडक्ट है उस केमिकल रिएक्शन का। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो हार्मफुल गैसेस होती हैं, जो हमारे लिए भी हार्मफुल है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी। ओजोन लेयर जो होता है वो बाहर की जो यूनिवर्स की जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। अब क्योंकि ये जो प्रोसीजर है प्लास्टिक बनाने का, ये अर्थ के अंदर चल रहा है, एनवायरनमेंट में ही चल रहा है, तो इसीलिए ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं अंदर से हमारे ओजोन लेयर को खराब कर रही हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। ये सेकेंड रीजन है जिसकी वजह से जो प्लास्टिक है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है। और एक रीजन ये है कि ये हमारे लैंड और वाटर को पल्यूट करता है, जहां पर भी ये फेंक दिया जाए। जैसे अगर हम रात का बचा सब्जी जो होता है, अगर वो खराब हो जाए तो वो हम फेंक देते हैं, उसको अगर हमने फेंक दिया तो वो कंपाउंड जो केमिकली, जिस केमिकल से वो बना है, जो केमिकल कंपाउंड्स उसमें पाए जाते हैं, वो सारे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, वो बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मतलब कि वो उसके कंपाउंड्स टूट जाएंगे और वो जमीन में या फिर पानी में जिस भी जगह पर वो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और वो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम वहां पर वो चीज फेंक देते हैं या डंप कर देते हैं किसी जगह, तो वो तो मिट्टी में मिल जाएगी। अगर हम किसी जगह मिट्टी की जगह पर वहां पर डंप कर रहे हैं या पानी में डंप कर रहे हैं, तो पानी में भी वो मिल जाएगा आराम से। ठीक है, लेकिन अगर हम प्लास्टिक कहीं फेंक देते हैं तो प्लास्टिक तो डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, तो इसकी वजह से वो वहीं पड़ा रह जाता है और बहुत ही गंदा दिखता है। और क्योंकि वो बहुत हल्का होता है तो कई बार हवा से या पानी से इधर उधर वो जा सकता है। और ये सारी चीजें जो क्या करती है, हमारे घर के आसपास, पेड़ पौधों के आसपास, जो सड़क है उसके किनारे, ये सारी जगह को वो गंदा दिखाता है, क्योंकि वो हटता नहीं है वहां से। ठीक है, वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, वो वहीं पड़ा ही रह जाता है। ठीक है, अब वाटर बॉडीज को किस तरह वो पॉल्यूट करता है? वाटर बॉडीज इवेंचुअली हमारा जितना भी कचरा है ना लैंड से, क्योंकि लैंड हमारे पास बहुत ज्यादा है नहीं, और अगर हम लैंड पे डंप करते रहेंगे कहीं ना कहीं हमारा जो लैंड है वो खत्म हो जाएगा, लिमिटेड सोर्स है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमारा जितना भी कचरा है हम ओशियन में जाके यानी कि पानी में जाके फेंक दे रहे हैं उस कचरे को। तो इवेंचुअली आपका जितना भी प्लास्टिक है
वो सारा का सारा जाके ओशियन में फेंक दिया जाता है। हवाई और कैलिफोर्निया एक ऐसी जगह है जहां पर समंदर यानी कि ओशियन जो है वो लैंड से मिलता है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन लैंड से मिलता है इन दोनों जगह पर। तो इन दोनों जगह के बीच में एक ऐसा एरिया है जिसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहा जाता है, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा जंक यार्ड एक तरह से समझ लीजिए, जहां पर वो पैसिफिक जहां पर वो मिलता है हवाई और कैलिफोर्निया के बीच में, इस जगह पर सारा का सारा प्लास्टिक जाके उस पैसिफिक ओशियन का जो वो सोर्स है जहां पर वो किनारा है वहां जाके फेंक दिया जाता है, यानी कि वो लिटरली ओशियन में ही डंप हो रहा है। ठीक है, तो ओशियन में डंप होने से क्या क्या चीजें वहां पर हमारे लिए खराब है वो हम देखते हैं। प्लास्टिक बैग अगर फ्लोट करता है, देखिए कोई भी लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो उन्हें सन रेज चाहिए ही चाहिए। जो भी हमारे सन से हमारे विटामिन डी वगैरह जो भी मिनरल्स हमें मिलते हैं, वो सारी चीजों की जरूरत ओशियन के क्रिएचर्स को भी होती है, ओशियन के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उनको भी होती है। तो अगर हम प्लास्टिक वहां पर सरफेस पे फेंक दे रहे हैं तो प्लास्टिक क्या करता है, प्लास्टिक वहां पर सन रेज को अंदर जाने नहीं देता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है उसे। तो सन रेज अंदर नहीं जाने के कारण जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनमें सन रेज का जो विटामिन उनको चाहिए होता है उनकी कमी हो जाती है, तो ये उनको रिस्क में डाल देती है। अगर जो प्लास्टिक है वो सरफेस के ऊपर ना रहकर वो नीचे चला जाए तब तो और भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जितने भी वहां पर क्रिएचर्स हैं उन्हें प्लास्टिक और खाने में अंतर नहीं पता है। हम प्लास्टिक बना रहे हैं इसीलिए हमें पता है कि प्लास्टिक खाने वाली चीज नहीं है। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें नहीं पता है कि प्लास्टिक उनको खाना नहीं है, तो वो खाने का सामान समझ के उसे बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो खा जाते हैं। ठीक है, जैसे सी टर्टल का एग्जांपल दिया गया है कि उसे प्लास्टिक बैग और जेली फिश में, क्योंकि उसका नेचुरल फूड सोर्स ऑफ फूड है जेली फिश, तो उसे प्लास्टिक बैग और जेली फिश में अंतर नहीं पता चलता है तो वो उसे खा जाता है। नाउ क्योंकि प्लास्टिक बैग डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकता है, डीके नहीं हो सकता है, उसका केमिकल कंपाउंड टूट नहीं सकता है, बहुत टाइम लगता है टूटने में, तो जो एनिमल है जो डाइजेस्ट करते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम तो बना नहीं है प्लास्टिक डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं जाके अटक जाता है। अगर गले में अटक गया तो वो सफोकेट करके वो बेचारा एनिमल मर जाता है। अगर मान लीजिए किसी वो वॉल्स के थ्रू, ठीक है, इंटेस्टाइन के वॉल में या फिर जो उसका स्टमक है उसके वॉल में जाके चिपक गया तो वो वहां पर इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, जिस इन्फेक्शन की वजह से वो क्रिएचर मर जाता है। अगर वो कहीं पर मान लीजिए पूरा का पूरा ब्लॉकेज, वो पूरा मान लीजिए फूड पाइप है वहां जाके उसने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, वो फंस गया फूड पाइप में जाकर, तो ना तो वो क्रिएचर खा पाएगा ना ही एक्सक्रीट कर पाएगा, और दोनों ही रीजन की वजह से वो क्रिएचर जो है उसका डेथ हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ ये क्रिएचर्स ही नहीं मर रहे हैं, इन क्रिएचर्स पे जो बाकी के एनिमल्स हैं जो फीड करते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमंस हो गया या फिर जो बर्ड्स हो गए जो मछलियां खाती हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब वो एनिमल्स जो सिर्फ लैंड पे रहते हैं, पानी में नहीं जाते हैं, ठीक है, या फिर पानी में वो रहते नहीं है, पानी में जाके फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है, जैसे टाइगर हो गया, कैट, डॉग्स, ये सारे जो एनिमल्स हो गए, बियर हो गया, ये सारे एनिमल्स, बियर जाता है पानी में लेकिन वो सिर्फ मछली पकड़ने के लिए फिर वापस आ जाता है, उसका रहने का जगह लैंड पे ही है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब जो रहते लैंड पर हैं, जो खाते शायद फिश वगैरह वो खाते हैं, ओशियन का जो भी एनिमल्स हैं उनको वो खाते जरूर हैं लेकिन वो लैंड पे ही रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे रहते हैं और खाते वो लोग फिश वगैरह जो भी यहाँ पर ओशियन में जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन पे फीड करते हैं, उसकी वजह से इन क्रिएचर्स पर भी जो फिश को खाते हैं उनको भी यहाँ पर डिजीजेस हो सकती हैं अगर जो फिश है वो कंटामिनेटेड है। कंटामिनेटेड का मतलब कि उसमें कुछ ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो खा रहा है उसके लिए हार्मफुल है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि जो फिश है उसमें ये दोनों केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, कौन से, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड पीसीबी दैट इज पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल, ये दोनों कंपोनेंट अगर उस फिश ने कहीं से खाए होंगे और उसके मीट में चला गया होगा, जो कि अगर ह्यूमंस कंज्यूम करें तो हमारा जो चांसेस होता है कैंसर होने का वो बढ़ जाता है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हमारे पैसेज में बताई गई हैं। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। अगर कुछ ऐसा डाउट है पैसेज में जो नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। पैसेज में ऐसा कुछ भी जो आपको नहीं समझ में आया या जिस वर्ड का मीनिंग आपको जानना है, तो यू कैन इधर राइट इट इन द चैट बॉक्स और जस्ट रेज योर हैंड टू आस्क द क्वेश्चन। चलिए, डाउट नहीं है तो लेट्स मूव अहेड एंड आंसर द क्वेश्चंस हियर। क्वेश्चन नंबर 1 था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट मेक पॉलीइथीन। तो यहाँ पर हमारे पैसेज में बताया गया है, where did it go? Yes, ये वाला जो क्वेश्चन है, that is all polymers and compounds used for creation in the creation of plastic bags such as polypropylene and polyethylene are derived from petroleum and natural gas। यानी कि ये सारे components जो हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बनते हैं। ठीक है, सो आंसर वुड बी डी। Question number 2, according to the passage, what are the reasons of depletion of ozone layer? अगर हम लॉजिकली आंसर करें तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। अगर हम लॉजिक को फॉलो करते हैं तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन अगर हम पैसेज को फॉलो करते हैं तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस बन रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेस क्यों बन रही हैं? क्योंकि हम प्लास्टिक को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? फॉसिल फ्यूल को एक्सट्रैक्ट करके। सो अकॉर्डिंग टू द पैसेज हमारा जो रीजन है यहाँ पर ओजोन लेयर डिप्लीट करने का, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। यानी कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम अगर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, यानी कि उसको केमिकल रिएक्शन से गुजारते हैं, उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस निकल रहे हैं उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट जस्ट रेज योर हैंड, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डेंजर पोस्ट टू ह्यूमन for being a part of ocean web food? ocean web food का मतलब कि ओशियन से जो क्रिएचर्स फीड करते हैं। मान लीजिए एक छोटी मछली है जिसको बड़ी मछली खा रही है, उस बड़ी मछली को एक इंसान खा रहा है, या फिर उस बड़ी मछली को एक कोई एनिमल खा रहा है जिस एनिमल को इंसान खाते हैं। तो ये सारा जो चीज, ये जो चेन है, इसे फूड वेब कहा जाता है, ओशियन फूड वेब, क्योंकि इसमें वाटर क्रिएचर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ऑल राइट। सो यहाँ पर फूड वेब जो है, अगर हम इसमें ह्यूमंस बीइंग इन्वॉल्व हैं तो ये क्या डेंजर हो सकता है? इसमें हम ऑप्शन जरा देखें। नो डेंजर तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मिलावट वाला खाना खा रहे हैं या कुछ भी खराब खाना खा रहे हैं तो आपकी तबीयत तो खराब होगी। तो नो वाला नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ह्यूमन बीइंग्स बिकम वल्नरेबल टू वाटर डिजीज आफ्टर कंज्यूमिंग मैराइन एनिमल्स। वाटर डिजीज क्या है ये हमें नहीं पता, इसमें क्या क्या डिजीजेस हैं इंक्लूडेड ये हमें नहीं पता है, और ना ही वाटर डिजीजेस नाम का कोई चीज पैसेज में डिस्कस किया गया है, इसीलिए हम ऑप्शन बी चूज नहीं कर सकते हैं। Humans have a higher chance of getting cancer when they feed on contaminated fish meat. इस चीज का डिस्कशन किया गया है पैसेज में, तो हम इस चीज को चूज कर सकते हैं, क्योंकि कंटामिनेटेड मीट खाने से हमारा हायर चांसेस बढ़ जाता है, चांसेस हमारा बढ़ जाता है कैंसर होने का। Coming in contact with water animals can cause infection in human being. इन्फेक्शन हर किसी को नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग सब मछलियां खाते हैं कभी ना कभी। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, ऑब्वियसली वेजिटेरियंस नहीं, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उन्होंने कभी ना कभी मछली खाई होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें इन्फेक्शन खाने से नहीं होता है। अगर आप कह सकते हैं कि उनको एलर्जी वगैरह है किसी पर्टिकुलर सी फूड से, तो हो सकता है कि उन्हें इन्फेक्शन हो जाए, अदरवाइज इन्फेक्शन नहीं होता है। सिर्फ खाने से नहीं होता है, उसमें कुछ है उस वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। Why do pathways and fences look ugly? Pathways का मतलब होता है सड़क किनारे जो रास्ता होता है, जो साइड में होता है, उसको हम पाथवेज बोलते हैं, जो चलने के लिए, लोगों के चलने के लिए बनाया जाता है। फेंसेस यानी कि जो आपकी लकड़ी से बनाया हुआ जो बाउंड्री होता है, आपके घर में जो बाउंड्री होता है, जो कि लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, लकड़ी के बड़े बड़े पट्टे लगाए जाते हैं आपके बाउंड्रीज बनाने के लिए, उसे हम फेंसेस कहते हैं। तो पाथवे और फेंसेस क्यों अगली लगते हैं? गार्बेज तो हम थ्रो करते ही हैं, ठीक है, लेकिन गार्बेज से वहां पर अगलीनेस
नहीं बताया गया पैसेज में। ठीक है, पैसेज में क्या बताया गया कि प्लास्टिक बैग जो है वो विंड और वाटर के थ्रू यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इस वजह से हमारा जो पाथवे और फेंस है वो अगली लगने लगता है। ठीक है, प्लास्टिक बैग वेरी थिन गेट accumulated ऑन देम, मतलब accumulated का मतलब बताया कि जम जाना, तो वहां पर जमता नहीं है क्योंकि वो बहुत ही थिन होता है, बहुत ही हल्का होता है, वो विंड से और वाटर से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। पीपल लिटर अराउंड पाथवेज एंड फेंस, लिटर का मतलब कचरा फैलाना होता है, तो पीपल जो है, लोग जो है वहां पर कचरा फैलाएंगे तो कचरा होगा ही, लेकिन ऐसा कुछ पैसेज में लिखा नहीं होगा। ठीक है, पैसेज में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर सफिक्स क्वेश्चन। ओके, 1 मिनट। सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है ये चीज आपको समझानी है मुझे। मान लीजिए एक वर्ड है जिसका एक डिक्शनरी मीनिंग है, ठीक है, मतलब वो वर्ड एग्जिस्ट करता है, ऐसे नहीं कि मन से कुछ भी बना दिया। एक वर्ड है जिसका डिक्शनरी मीनिंग एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो अगर हम उस वर्ड के आगे कुछ लगा देते हैं, जैसे कि हमारा जो वर्ड अगर है इम्पोर्टेंट हो गया, ये एक वर्ड है, ये डिक्शनरी वर्ड है, इसका डिक्शनरी मीनिंग है कुछ, अगर हमने इसके आगे अनइम्पोर्टेंट लगा दिया, ठीक है, UN लगा दिया, इसका मतलब क्या कि वो इम्पोर्टेंट नहीं रहा। तो UN जो है दैट इज प्रीफिक्स, जो पहले लगता है। ठीक है, UN जो है वो है प्रीफिक्स। इम्पोर्टेंट एक वर्ड है जिसमें से अगर हम UN हटा देते हैं तो भी उसका कुछ मीनिंग होता है, लेकिन UN लगाने से उसका मीनिंग मॉडिफाई हो गया, उसका मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, पूरा चेंज हो या थोड़ा चेंज हो उससे मतलब नहीं है, चेंज हो गया बस, इसका मतलब कि वो प्रीफिक्स हो गया। सफिक्स का मतलब होता है जब हम यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड लिखते हैं जो कि एक्चुअल वर्ड के एंड में है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फास्ट। ठीक है, फास्ट एक वर्ब है, ठीक है, एडजेक्टिव है, सॉरी एडजेक्टिव है, तो जो तेज दौड़ता है उसे हम फास्ट कहते हैं, या तेज चलता है उसे हम फास्ट कहते हैं। ठीक है, तेज होने को हम फास्ट कहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक प्रीफिक्स लगाती हूँ, सॉरी सफिक्स लगाती हूँ, दैट इज ER, फास्टर, यानी कि मैं यहाँ कंपेयर कर रही हूँ दो चीजों में या दो लोगों में, कुछ में भी 2 यूनिट है उसको मैं कंपेयर कर रही हूँ और उसमें से एक तेज है और एक तेज नहीं है, इसीलिए मैंने फास्टर लगाया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ER लगाकर फास्ट को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दिया। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, जैसे इंपॉर्टेंट में अगर UN लगाया था तो पूरा मतलब ही ऑपोजिट हो गया था, इंपॉर्टेंट मतलब जो जरूरी, अनइम्पोर्टेंट मतलब जो जरूरी नहीं है। फास्टर में क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ जो वर्ड है उसका कंपैरेटिव डिग्री आ गया। ठीक है, फास्ट एक एडजेक्टिव है और फास्टर उसका कंपैरेटिव डिग्री, मतलब हम यहाँ पर सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं उस चीज को, सेम चीज को जिस बारे में बात कर रहे थे उसी बारे में बात कर रहे हैं, बस कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ER हटा भी देते हैं ना, फास्टर में ER हटा देते हैं तो भी फास्ट हमारा वर्ड रह जाता है, तो इसीलिए ER यहाँ पर सफिक्स है। अब प्रीफिक्स और सफिक्स में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो मैम। नहीं डाउट है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि प्रैक्टिकली जो वर्ड है इसमें क्या सफिक्स लगा है। तो अगर हम मान लो पीछे से हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मान लो हमने L हटा दिया, ठीक है, L हटा दिया, अब L को अगर हम हटाएंगे तो प्रैक्टिकल में डबल L तो नहीं लगता। ठीक है, तो ये कोई वर्ड नहीं हुआ। एक और L हटा देते हैं, चलो हमने एक और L हटा दिया, तो प्रैक्टिकल एक ऐसा वर्ड है जिसका डिक्शनरी मीनिंग है। प्रैक्टिकल मतलब कुछ भी करके देखना। ठीक है, जैसे अगर हमें कोई केमिकल रिएक्शन दिखाना है तो केमिकल रिएक्शन हम करके बता रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल हो गया उसका। ठीक है, कितने डिस्टेंस दौड़ना है दौड़ के दिखा रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है, अगर हम इससे ज्यादा हटाते हैं, मान लो डबल L हटा दिया, तो प्रैक्टिका का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, मान लो ALLY हटा दिया तो ये प्रैक्टिक का भी कोई मतलब नहीं होता है, मतलब इसके आगे अब और हम नहीं हटा सकते। तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी LY। ठीक है, LY हमारा सही आंसर होगा।
तो अगर आपको पता लगाना है कि सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है, तो अगर सफिक्स ढूंढना है तो पीछे से वर्ड्स हटाना शुरू करिए। जैसे हमने पहले वाई हटाया तो डबल एल का कोई मतलब नहीं बन रहा था, फिर हमने एल वाई हटा दिया तो प्रैक्टिकल एक एक्चुअल वर्ड है जिसके आगे वहां पर एल वाई लगा हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। तो एल वाई हमारा यहाँ पर सफिक्स हो गया। अगर आगे होगा, जैसे यहाँ पर अनइम्पोर्टेंट के आगे अगर दिखाना है तो यू हटा दो, निम्पोर्टेंट मतलब कुछ नहीं होता है, तो एन भी हटा दिया हमने तो इम्पोर्टेंट मतलब जरूरी, तो यू एन हमारा प्रीफिक्स हो गया। इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। एनी डाउट? नो मैम। चलिए, डाउट No, नहीं ma'am. है तो, Doubt. हाँ कोई डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे आपका ये जो पैसेजेस थे, जो दोनों पैसेज मैंने यहाँ पर करवाए थे, ये आपका मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टीज में था, ठीक है। इसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था। अब एक और पैसेज हम करेंगे, एक लास्ट पैसेज हम करेंगे जिसका डिफिकल्टी लेवल हार्ड है, यानी कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। उसको समझने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और उतनी ही मेहनत लगेगी क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने में, ठीक है। तो वो पैसेज जो है, अभी अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो वो खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैसेज थोड़ा सा अच्छे से समझाना होगा। तो उसको मैं आपको पैसेज जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है। उसको पढ़िएगा और उसके बाद अच्छे से जितना आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरा समझ ही लेना है, जितना आप समझ पा रहे हैं उतना समझिए और उसके बाद जो आंसर है उसको मार्क करके रखिए, ठीक है। इसी तरह जैसे आज हमने किया कि आपने जो मार्क करके रखा था उसने मैंने मार्क करके यहाँ पर रख लिया जो भी आपने आंसर दिए, और उसके बाद जब मैं समझा दूंगी उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आंसर सही जो है वो देख लेंगे, ठीक है। एंड दिस विल बी योर लास्ट पैसेज मतलब अभी के लिए, ठीक है। हम बीच में और जगह पैसेज करेंगे, लेकिन 3 दिन मैंने सोचा था कि कंटिन्यूअस यहाँ पर पैसेज करवाऊंगी ताकि आपको यहाँ पर दोनों लेवल में एक साथ बता दूं। पिछली बार सिर्फ इजी लेवल और एक थोड़ा सा यहाँ पर इजी लेवल का ही दोनों पैसेज मैंने करवा दिया था। तो यहाँ पर 2 पैसेज मैंने आपको मॉडरेट लेवल के कराए हैं। डिफिकल्टी लेवल वाला जो हार्ड लेवल वाला है, बहुत ही हार्ड वाला, उसका एक पैसेज कराऊंगी। और पैसेज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मैं आपको सेंड कर दूंगी, लेकिन वो डिस्कस हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे, क्योंकि पैसेज खत्म होने के बाद यानी कि नेक्स्ट क्लास के बाद नेक्स्ट वीक में हम लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज करेंगे। एक्टिविटीज से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, कैसे होंगी, तो वो सारी चीजें मैं जब तक एक्सप्लेन करूंगी तब तक मेरे ख्याल से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद ऑफलाइन जब क्लासेस हो जाएंगी फिर हम यहाँ पर आपको मैं सेंटर पे बुलाकर वहां पर स्पीच होगा या फिर डिबेट होगा, या फिर अगर क्लास में बच्चे जिस दिन कम आएंगे या फिर ज्यादा भी हैं तो हम 2 ग्रुप्स में बांटकर जीडी करवा लेंगे, ठीक है। इस तरह का एक्टिविटीज हम लोग करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर दोनों चीजें पढ़नी है, ग्रामर भी और कम्युनिकेशन भी, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को साथ में लेके हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ओके। सो ये पैसेज हमारा कंप्लीट हो गया। सो लेट मी